चलिए यहाँ से तो ये टॉपिक हम पढ़ते हैं आपका, जो कि है क्या, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को। देखो बेसिकली क्या है कि अभी आपको मैंने बोला कि भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है वो क्या करती है, वेव नेचर शो करती है ना। लेकिन अब ये कह रहा भैया प्लैंक क्वांटम बोल रहा है कि नहीं भाई साहब ऐसा नहीं है, वो पार्टिकल नेचर शो करती है। तो अब हम इन सबको पढ़ते हैं, समझते हैं भैया इसकी थ्योरी में क्या अंतर है और क्या कहना चाह रहे हैं भैया प्लैंक भाई साहब हमारे। तो देखते हैं एक बार। तो ये कहते हैं कि सम ऑफ द एक्सपेरिमेंटल फेनामेना जैसे कि है डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस, है ना। अब पहले तो हम समझ लेते हैं कि डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस क्या होता है। देखिए इसकी डेफिनेशन भी यहाँ पे दी गई है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ और समझा भी देता हूँ दोनों को। सबसे पहले तो डिफ्रैक्शन को देख लीजिए। डिफ्रैक्शन बेसिकली है बेंडिंग ऑफ अ वेव अराउंड एन ऑब्स्टिकल। इसका क्या मतलब है, मान के चलो कि ये आपका कोई भी ऑब्स्टिकल रखा, कोई भी चीज़ रखी, ठीक है, लोहे का टुकड़ा हो सकता है, कोई भी सॉलिड हो सकता है। अब मान के चलो कोई भी इस तरह से वेव आ रही है ऐसे करके, तो अब ये कह रहा है कि वेव जो होती है वो क्या हो जाती है, उससे बेंड कर जाती है, मतलब कि वो इस तरीके से निकल जाती है और ऑब्स्टिकल से इधर की ओर आ जाती है, ठीक है। इसको कहते हैं डिफ्रैक्शन हो जाना, ठीक है, वेव का बेंड हो जाना। तो ये बेंड हो गई। फिर बोल रहा है कि इंटरफेरेंस, तो इंटरफेरेंस होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेव्स जो कि सेम और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की गिव अ वेव और दोज डिस्ट्रीब्यूशन एट ईच पॉइंट स्पेस इज एलजेब्रिक और अ वेक्टर सम ऑफ द डिस्टर्बेंस। सिंपल सी भाषा में ये कहा इसने, मैं आपको समझाता हूँ। मान के चलो हमारे पास में कोई भी दो वेव है ना, एक आ रही कुछ इस तरीके से और एक कोई दूसरी वेव आ रही है इस तरीके से, ऐसे करके ना, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे है, अलग अलग वेवलेंथ की है। तो होगा क्या कि जब ये आपस में टकराएंगी तो इनकी वजह से एक दूसरी तरह की वेव यहाँ से क्रिएट हो जाएगी और वो कुछ इस तरीके से आपकी निकलती हुई दिखेगी, ठीक है। मान के चलो कि इन दोनों से टकराई और कोई दूसरा कलर ले लेते हैं और वो दूसरे ही कलर की वेवलेंथ बन के इधर से निकल जाएगी ना, इनके डिफ्रैक्शन की वजह से, वो इंटरफेरेंस की वजह से, ठीक है, जुड़ने की वजह से। हो सकता है वो इधर चली जाए, हो सकता है वो इधर चली जाए, लेकिन वो जो रिजल्टेंट आएगा वो कैसा आएगा, वेक्टर का सम करके आएगा। वेक्टर का सम कैसा होगा कि वेक्टर अभी आपने शायद फिजिक्स में पढ़ लिया हो, तो उसमें देखा होगा आपने कि भाई कोई भी दो वेक्टर जो होता है वो अपना सम होता है उनका, है ना। कैसे होता है, वो भी एलजेब्रिक करके, पैरेललोग्राम लो लगा के, ट्रायंगल लो लगा के, उन सभी से होता है। मान के चलो ऐसे मैंने कहा कि एक वेक्टर है, एक इधर है और एक वेक्टर इधर है, तो इनका रिजल्टेंट किधर आएगा, इधर की ओर आएगा। तो ऐसे ही वेव में होगा कि ए वेक्टर एक वेव इधर से आ रही, एक वेव इधर से आ रही, तो इनका रिजल्टेंट कहीं इधर की ओर आपको दिख जाएगा, ठीक है। वो फिर जोड़ घटाने से होगा, वो ऐसे हमको समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमको समझ आती है। तो इंटरफेरेंस और आप डिफ्रैक्शन समझिए। डिफ्रैक्शन का मतलब बेंड हो जाना वेव का, और इंटरफेरेंस का होता है दो वेव का जुड़ जाना, ठीक है, और उनका एक रिजल्टेंट मिल जाना, एक दूसरी तरह की वेव मिल जाना। तो बोल रहा है कि ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंटल फेनामेनास हुए, है ना, ये दोनों, और इनकी वजह से हम एक्सप्लेन कर पाए वेव नेचर किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, ठीक है। यहाँ तक तो कहानी हमारे लिए ठीक था कि वेव नेचर होता है। फिर हुआ क्या कि कहानी एकदम से दूसरा टर्न ले लेती यहाँ आके कि फॉलोइंग आर सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, जो कि हमको देखी गई, जो कि एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, है ना। बोल रहा है कि विच कुड नॉट बी क्या है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ इवन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, जो कि 19th सेंचुरी में दी गई थी या क्लासिकल फिजिक्स में दी गई थी। मतलब कि वेव नेचर क्या होता है और ये होता है वो होता है करके, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो कि अभी हम आपको ऑब्जर्वेशन बताएंगे, वो सारी चीज़ें उस थ्योरी से जो कि हमने 1850 में पढ़ी थी ना, मैक्सवेल की, तो उससे हमको नहीं आ पा रही थी ये समझ। तो अब कैसे समझ आएगी वो हम देखते हैं। सबसे पहले देखो वो कौन कौन से ऐसे पॉइंट थे जो कि समझ नहीं आ पा रहे थे। पहला तो ये पॉइंट था कि जो एक नेचर होता है इमिशन का, ठीक है, रेडिएशन का फ्रॉम हॉट बॉडी, जो कि है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब ये क्या होता है भैया ब्लैक बॉडी रेडिएशन, पहले समझो। इसका मतलब ये है ब्लैक बॉडी का कि एक ऐसी बॉडी जो कि क्या होती है, कंप्लीटली आपका पूरी तरीके से अपने अंदर में रेडिएशन को संभाले, है ना। ऐसा 1% भी उसमें से न बच पाए जो कि उसकी बॉडी में और उसमें रेडिएशन नहीं है ना, उसको कहते हैं ऐसी ब्लैक बॉडी, ठीक है। तो कह रहा है कि जो नेचर है इमिशन का रेडिएशन, जो कि एक हॉट बॉडी से आता है, एकदम गर्म, मान के चलो एक धधकता हुआ कोयला या फिर जलता हुआ एक आपका, मान चलो हमने गर्म कर दिया आयरन की रॉड को, तो उसको हमने पूरी तरीके से कर दिया और उसका 1% क्या है, हीट वहाँ से कहीं नहीं गया, उसके अंदर ही है पूरा। तो उसमें से जो भी हीट निकलेगी या फिर रेडिएशन निकलेगी तो उस हॉट बॉडी में से, तो वो हमको इससे समझ नहीं आ पा रही थी, ठीक है।
फिर दूसरा, जो एजेक्शन हो रहा था इलेक्ट्रॉन का एक मेटल की सरफेस से, बैन रेडिएशन, स्ट्राइक, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आप इसको पढ़ोगे। तो आप ये चीज़ें सुन के एकदम से कंफ्यूज मत हो जाना कि सर ये ब्लैक बॉडी क्या है, तो फोटो इलेक्ट्रिक क्या है, ये तो हमको पता ही नहीं। ये सब अभी फेनोमेनास है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो हमने थ्योरी पढ़ी वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है। हम फेनोमेना को भी पढ़ेंगे कि क्या क्या थे क्या नहीं थे, वो हम आगे देखते हैं, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखो, वेरिएशन होना किसका, हीट कैपेसिटी में, ठीक है, ऑफ सॉलिड की एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अब ये वेरिएशन हीट कैपेसिटी का क्या है मैं आपको समझाता हूँ। देखो कुछ ऐसे सॉलिड होते हैं जिनमें कि उस पॉइंट पे टेम्परेचर पे जाके वो क्या होते हैं, हीट होते हैं, या फिर क्या लीजिए कि उनके अंदर से कुछ हीट बनना उसमें शुरू होता है, नहीं तो वो हीट नहीं होते हैं। तो ये सब क्या हो रहे थे, चीज़ें हमको समझ नहीं आ रही थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमको इनको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, ठीक है, जो सिंपल थ्योरी थी वो। दूसरी बात देखिए, जो लाइन स्पेक्ट्रा है, लाइन स्पेक्ट्रा भी आप पढ़ोगे आगे हाइड्रोजन वगैरह का, है ना, कि हाइड्रोजन जब उसका हाइड्रोजन का क्या होता है, मैं सिंपल भाषा में बताता हूँ। जो एक इलेक्ट्रॉन जो होता है ना हाइड्रोजन के अंदर, कि जब वो क्या होता है अपने किसी दूसरे सेल में चला जाता है, या फिर कह लीजिए कि जब वो बाहर रिजेक्ट हो रहा होता है, तो उस समय पे वो क्या करता है, अलग अलग तरह की रोशनियाँ बिखेरता है। तो वो हमें एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था इससे, जो थ्योरी हम पढ़ रहे थे उससे। फिर ये इसके अलावा तो अब देखो, तो ये सारे जो फेनोमेना हमें इंडिकेट कर रहे हैं क्या, कि जो सिस्टम है कैन टेक एनर्जी ओनली इन डिस्क्रीट अमाउंट्स। मतलब कि इससे क्या समझ आ रहा है ओवरऑल, कि कोई भी दुनिया का सिस्टम जो होता है, ठीक है, वो क्या करता है, एनर्जी को कोई डिस्क्रीट अमाउंट में लेता है। अभी डिस्क्रीट अमाउंट एनर्जी लेने का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जितनी भी पॉसिबल एनर्जी होती है कैन नॉट बी टेकन अप और रेडिएटेड। मतलब इसका ये मतलब होता है कि मान चलो हमने कहा कि कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, तो इसको मान चलो मैंने हीट कर दिया। तो हीट करने के बाद ऐसा नहीं होगा कि जितनी भी एनर्जी है वो सारी ही अपने अंदर ले लेगा, कुछ अमाउंट ही लेगा ये, ठीक है, डिस्क्रीट अमाउंट में ही लेगा, ठीक है, और चंक में लेगा, ठीक है, ये कुछ ले ली फिर कुछ ले ली फिर कुछ ले ली, ऐसे करके। ऐसा नहीं होगा कि एकदम से पूरी रेडिएशन आई और सब इसने अपने अंदर समा ली और ऐसा हो गया, ऐसा कभी नहीं होता है। तो ये बात हमको यहाँ समझ आ रही है। और इसके अलावा क्या समझ आ रही है कि पूरी जो रेडिएशन भी निकल रही वो भी वो नहीं लेगा, ठीक है, समझे। अब आगे देखो, फिर इट इज़ नोट वर्दी, यहाँ से नोट करने वाली बात है कि जो फर्स्ट कॉन्क्रीट एक्सप्लेनेशन हुई आपकी इस फेनोमेना की ब्लैक बॉडी रेडिएशन को लेके, जो कि मेंशन हुआ आपको अभी हमने देखा था, गिवन मैक्स प्लैंक ने हमको दिया 1900 में, ठीक है। तो लेट अस फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड फेनोमेना को, इस फेनोमेना को पहले समझते हैं क्या है ये क्या नहीं है, फिर आगे हमको सारी कहानी समझ आएगी। देखिए बेसिकली ये थ्योरी जो मैक्स ये प्लैंक ने दी है आपके, इनका नाम क्या था, मैक्स प्लैंक करके, ये बेसिकली साइंटिस्ट हैं। तो इन्होंने ये कहा कि जितने भी हॉट ऑब्जेक्ट होते हैं तो वो क्या करते हैं, इमिट करते हैं पहली बात तो क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को, लेकिन कैसा करते हैं वो, एक वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ में, ठीक है। अलग अलग ऑब्जेक्ट अलग अलग जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकालता है, ठीक है, और कैसे, हाई टेम्परेचर पे। एन एप्रिसिएबल जो है प्रोपोर्शन ऑफ रेडिएशन इज इन अ विजिबल रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। और कुछ आपको ऐसा भी होगा जो कि आपको अपनी आंखों से दिखेगा लेकिन कुछ नहीं दिखेगा। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, अवन होता है ना हमारे घर में, तो अवन में जब आप कोई खाना पकाते हो तो क्या आपको रेडिएशन कोई आती दिखती क्या, है ना, हीट वगैरह दिखती क्या, बिल्कुल नहीं दिखती, लेकिन खाना हमारा गर्म हो जाता है। लेकिन जब हम गैस चूल्हा जला के कोई भी चीज़ गर्म करते हैं तो वहाँ पे वो गर्म हो जाता है और हमको वो दिखता भी है कि अच्छा ये लो निकल रही है और इसकी वजह से ये हमारा हीट हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हमारी क्या हैं, आपकी अलग अलग हैं, और इसको इन्होंने कहा कि ये आपको विजिबल हो जाएगा कुछ में और कुछ में नहीं होगा, ठीक है। फिर आगे इन्होंने क्या कहा, देखो जरा, इन्होंने कहा कि जो टेम्परेचर है आपका वो रेज्ड होगा एज अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ अ शॉर्ट वेवलेंथ ब्लू लाइट इज जनरेटेड। मतलब कि जैसे हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को थोड़ा हाई करेंगे तो उस दौरान पे जो भी हमारी वेवलेंथ निकल रही होगी, एक शॉर्ट वेवलेंथ निकल रही होगी, तो वो ब्लू लाइट हमको देगी। मतलब जो हमको देखने को मिलेगा, जैसे आप घर में गैस जलाना तो जो ब्लू लाइट दिखती है ना आपको, तो वो बेसिकली शॉर्ट वेवलेंथ को डिनोट कर दिया। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कि हम देखें तो एक आयरन रॉड है, ठीक है, उसको हमने हीट कर दिया, ठीक है, आयरन रॉड को हीट कर दिया एक फर्नेस में, भट्टी में। तो जब वो क्या होगी, पहले तो थोड़ा सा डल रेड होगी, मतलब हल्का सा लाल होगी, फिर वो जो धीरे धीरे क्या होगी, प्रोग्रेसली धीरे धीरे वो क्या होती जाएगी और लाल होती जाएगी, और एक टेम्परेचर जैसे जैसे हम इंक्रीज करेंगे तो फिर होगा क्या कि इस टाइम पे जब उसको फर्दर हीट करेंगे तो वहाँ से जो रेडिएशन है आपकी इमिट होने लगेगी और बिकम वाइट। फिर वो धीरे से क्या हो जाएगी, आपकी वाइट बन जाएगी, एकदम से सफ़ेद होने लगेगी, और देन बिकम ब्लू एज द टेम्परेचर बिकम वेरी हाई। मतलब कि जब बिल्कुल आप हाई टेम्परेचर कर दोगे, यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ आपको, वो देखिए, तो वहाँ पे जाके बिल्कुल पूरी तरीके से वो क्या हो जाएगा, आपका ब्लू दिखने लगेगी आपको, ठीक है।
और दिस मीन दैट रेड रेडिएशन इज मोस्ट इंटेंस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, मतलब कि रेड जो रेडिएशन निकल रही है वो आपकी इंटेंस होती है, बहुत तीव्र होती है, तेज होती है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। लेकिन ब्लू रेडिएशन जो होती है वो आपकी वो कुछ और ज़्यादा इंटेंस होती है एक अनदर टेम्परेचर पे। समझे? मतलब इससे क्या ओवरऑल आप समझ रहे हो कि आप इसे समझ रहे हो कि जो रेडिएशन होता है उनका जो कलर होता है वो डिनोट करता है कि उनमें कितनी इंटेंसिटी है, कितनी उनमें तीव्रता है, हीट है। ठीक है, जैसा कोई रेड रेडिएशन निकल रहा कहीं से नहीं है तो वो कैसा होगा, थोड़ा सा कम अपना अंदर हीट रखेगा, वहीं पर ब्लू कलर जो होगा वो अपने अंदर में ज़्यादा रखेगा। ठीक है, इसका ये मतलब है ओवरऑल। दिस मीन्स इंटेंसिटीज ऑफ अ रेडिएशन ऑफ अ डिफरेंट वेवलेंथ की इमिटेड बाई अ हॉट बॉडी डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। ठीक है, समझे कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे उनकी वेवलेंथ वगैरह या फिर जो इमिट हो रही रेडिएशन वो डिफर करेगी। ठीक है, लेकिन क्या है, आप बोल रहा है कि वाई लेट 1850s मतलब 1850 के थोड़ा बाद आते आते इट वॉज नोन दैट, मतलब कि ऐसा माना जाता था 1850 से पहले और उसके बाद तक भी थोड़ा समय तक, क्या कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि डिफरेंट मटेरियल के होते हैं एंड केप्ट एट अ डिफरेंट टेम्परेचर इमिट डिफरेंट अमाउंट ऑफ रेडिएशन, तो ऐसा माना जाता था, है ना। ऑल्सो व्हेन दैट सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इरेडिएटेड, मतलब कि उसकी जो सरफेस है वो उसकी इरेडिएट करते हैं विथ लाइट, जैसा कि है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एक पार्ट आपका रेडिएंट एनर्जी जनरली रिफ्लेक्टेड एट सच अ पार्ट इज ऑब्जर्व एंड द पार्ट ऑफ इज ट्रांसमिटेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। इसका क्या मतलब है समझाता हूँ। देखो, ये कह रहा है कि एक कोई सरफेस है ऑब्जेक्ट की, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, इरेडिएट करते हैं। अब इरेडिएट मतलब करना क्या होता है भाई साहब, आपको मैं समझाता हूँ पहले। मतलब इसका सिंपल है कि अभी किसी ऑब्जेक्ट से रेडिएशन आ रही थी, अब हम इसका उल्टा कर रहे हैं, मतलब कि किसी ऑब्जेक्ट को रेडिएशन देंगे। ठीक है, समझे इस बात को। अभी क्या हो रहा था, किसी ऑब्जेक्ट को हमने गर्म करा, वो रेडिएशन दे रहा था अलग अलग तरह की, लेकिन किसी ऑब्जेक्ट को मान चलो आपने कहीं से रेडिएशन दी या फिर कोई लाइट वगैरह उस पर चमकाई, ठीक है, तो उसका नेचर कैसा क्या होगा वो आपको बता रहा। तो ये कह रहा है सिंपल भाषा में कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप रेडिएशन देते हैं, जैसा कि लाइट हम दे रहे हैं कोई सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, तो जो पार्ट है रेडिएंट एनर्जी का वो जनरली रिफ्लेक्टेड हो जाएगा। एज सच अ पार्ट इज ऑब्जर्व एंड पार्ट ऑफ इट ट्रांसमिटेड, मतलब कि कुछ आपका वहाँ पे ट्रांसमिट होने लगेगा, मतलब कि कुछ आपका वो एब्जॉर्व कर लेगा जो बॉडी होगी वो, और कुछ जितना भी होगा वो वापस से रिटर्न कर देगा उसको। ठीक है, इसका ये मतलब है। मान चलो आपने कोई लाइट उस पर चमकाई ऊपर, तो कुछ तो अपने अंदर एब्जॉर्व करेगा, लेकिन बाकी का वो कर देगा बाहर ट्रांसमिट कर देगा। इसका ये मतलब है। ठीक है, तो अब इस चीज़ का क्या मतलब हुआ भाई साहब, तो रीज़न ये है इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन होने का कि ऑर्डिनरी जो ऑब्जेक्ट होते हैं आपके, जैसा कि आपका एक ऐसा रूल है आपका, क्या, इम्परफेक्ट ऑब्जर्वर्स ऑफ अ रेडिएशन, मतलब कि ये क्या होते हैं, इम्परफेक्ट ऑब्जर्वर्स होते हैं। इसका मतलब इतना सा है कि जो एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ को एब्जॉर्ब अपने अंदर जो करते हैं, तो उनमें टेंडेंसी नहीं होती कि वो पूरी पूरी लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लें। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, एब्जॉर्बर होते हैं और उसके इम्परफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो कोई भी यदि मान चलो हमने कि आइडियल बॉडी बना ली जो कि पूरी कंप्लीटली जो भी रेडिएशन आ रही है वो अपने अंदर ले ले, ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि वो इमिट करे और एब्जॉर्व करे रेडिएशन को, जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं उनका यूनिफॉर्मली। तो ऐसी बॉडी को कहेंगे ब्लैक बॉडी, मतलब कि वो क्या करे, इसका ब्लैक से मतलब ये नहीं बस काला ही होना कलर में, ठीक है, इसका मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, किसी भी चीज़ का हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी आपके पास में मटेरियल है, मान चलो ऐसा, तो वो क्या करे, जितना भी उसके पास में रेडिएशन आ रही, कोई भी फ्रीक्वेंसी के जाए, कोई भी वेवलेंथ के जाए, कुछ भी जाए, वो कर ले अपने अंदर पूरी ले ले, और जब हमको देखा जाए तो वो पूरी की पूरी बाहर ही भेज दे। ठीक है, मतलब पूरी ले ली और जब हमको नीड पड़े तो पूरी बाहर भी दे दे। तो ऐसी जो बॉडी होती है वो जनरली ब्लैक बॉडी हम कहते हैं। तो अब क्या लिखा है कि देखो, ब्लैक बॉडी होती एंड द रेडिएशन इमिटेड होगी ऐसी बॉडी के द्वारा, उसको कहेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन। प्रैक्टिस में देखा जाए ऐसी दुनिया में कोई भी बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती जो कि क्या करे, सारी फ्रिक्वेंसी की सारी वेवलेंथ का अपने अंदर वो एब्जॉर्व कर ले, है ना, एब्जॉर्व कर ले, और उतना ही क्या कर ले, वो दूसरे को ट्रांसमिट भी कर दे या फिर अपने अंदर से निकाल भी ले, है ना, सारी फ्रिक्वेंसी का। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा लगभग माना जाता है। जो कार्बन ब्लैक जो होता है ना, कोयला एकदम कह सकते हो आप, जो काला एकदम से कार्बन, ठीक है, वो थोड़ा सा क्या करता है, अप्रोक्सीमेट लगभग लगभग फेयरली क्लोजली ब्लैक बॉडी की तरह शो करता है अपना। कैसा कि वो थोड़ा बहुत क्या करेगा, दुनिया भर की जो भी वेवलेंथ उसके पास में आएगी, फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन आएगी, वो अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेता है। ठीक है, ए गुड फिजिकल अप्रोक्सीमेशन टू अ ब्लैक बॉडी इज अ कैविटी विथ अ टाइनी होल विच हैज़ अ नो अदर ओपनिंग। इसका क्या मतलब हुआ मैं समझाता हूँ आपको। देखो, ये कह रहा हम ऐसा बना सकते हैं ऐसी ब्लैक बॉडी, इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जैसा ये फिगर 2.8 का ये देखिए, इसमें मान चलो कि कोई हमने रेडिएशन दी किसी भी फ्रीक्वेंसी की, किसी भी वेवलेंथ की है, तो वो इसके अंदर आएगी, है ना, यहाँ से हमने एक छोटा सा होल रख दिया है तो वहाँ से अंदर आएगी,
और वो ऐसा हमने क्लोजली पैक करा कि वो अंदर आके इससे बाहर ही ना जा पाए, ठीक है, इसके अंदर ही ऐसे टकराती रहे, इधर से उधर इधर होती रहे, इसके बाहर ही ना जा पाए। तो ऐसा हम एक ब्लैक बॉडी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आगे देखो, इंटर करेगी और वो रिफ्लेक्ट होती रहेगी उसी कैविटी की जो वॉल्स होंगी उनमें, और इवेंचुअली ऑब्जर्व है ना एब्जॉर्ब हो जाएगी बाय द वॉल्स में, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से पॉइंट देखते हैं क्या लिखा है कि ब्लैक बॉडी बोल रहा है परफेक्ट रेडिएटर होता है किसका, कि रेडिएंट एनर्जी का। इसका मतलब ये है कि जो ब्लैक बॉडी की हम बात कर रहे हैं, मतलब हम मान के चल रहे हैं जो कार्बन है, कोयला है, तो उसी को हम ब्लैक बॉडी अभी के लिए मान लेते हैं। तो उसका जो क्या होगा कि वो क्या करेगा, जितनी एनर्जी कहीं से ले रहा होगा, ठीक है, जितना वो एब्जॉर्व कर रहा होगा कोई भी लाइट को, कोई भी एमिशन को, तो वो क्या करेगा बढ़िया से उतना करके उसको उतना का उतना हमको रेडिएट भी कर सकता है वो, ठीक है। जितना उसने लिया उतना उसने रेडिएट भी कर दिया, ठीक है, उसने कुछ अपने पास में नहीं रखा। तो इस तरीके से वो क्या करेगा, एक पूरा नेचर में थर्मल इक्विलिब्रियम क्रिएट कर देगा, है ना, कि भाई साहब जितना उसके पास आ रहा है उतना वो दे भी रहा है, तो सराउंडिंग में बिल्कुल बराबर मामला चल रहा है, ठीक है। अब आगे लिखा है कि ये जो है रेडिएट करेगा किसको, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी को पर यूनिट एरिया, जितना भी उसके एरिया में आपने डाला है, एज इट एब्जॉर्ब्स फ्रॉम इट्स सराउंडिंग इन एनी गिवन टाइम। मतलब जितना उसने लिया, वही बात मैं बोल रहा हूँ, उतना वो क्या करेगा, वापस भी कर सकता है, रेडिएट भी कर सकता है, जितनी एनर्जी उस पर आ रही है उतनी एनर्जी रिफ्लेक्ट वापस भी कर सकता है, ठीक है। तो इससे क्या समझ रहे हैं कि जो अमाउंट है एक लाइट की, ठीक है, एक अमाउंट है लाइट की इमिटेड, जिसको हम कह रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन है, ठीक है। इमिटेड जो हम बोलेंगे उसका मतलब होगा कि इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। तो एक ब्लैक बॉडी से जो आएगी आपकी, ठीक है, इमिशन होगा जो ब्लैक बॉडी से, एंड इट्स स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन को आप देखेंगे तो डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ पे, वो होगा कि उसका टेम्परेचर, ठीक है। मैं इसको एग्जाम्पल समझाता हूँ आपको। मान के चलो मेरे पास में एक आयरन की छड़ है, ठीक है, आयरन किस तरीके से छड़ है लोहे की। तो अब मैं इस लोहे की छड़ को क्या कर रहा हूँ, बढ़िया से कोई भी बर्नर लेके, कोई भी तरीके से लेके इसको गर्म कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से। तो जब मैं इसको गर्म करूँगा तो पहले हो सकता है ये थोड़ा सा लाल हो, और फिर जाके थोड़ा सा कहीं ऑरेंज होने लगे, और फिर अल्टीमेटली जाके कुछ और दूसरा कलर हमको दे दे, ठीक है ना, रेड दे देगा, ठीक है, लिख भी देता हूँ, रेड दे देगा, फिर ऑरेंज दे देगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। तो इससे आप क्या समझ रहे हो, इससे हमको ये समझ आ रहा है कि जो हमारा वो बॉडी है, अभी के लिए जो हमने आयरन का एग्जांपल लिया, वो सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है उसी तरीके से उसका जो रेडिएशन है वो भी हमको अलग अलग मिल रहा है, कह सकते हैं उसकी इंटेंसिटी रेडिएशन की अलग अलग मिल रही है, ठीक है। ये पॉइंट आया समझ। अब आगे देखो, बोल रहा है कोई भी गिवन टेम्परेचर पे, ठीक है, एक कोई हमें पर्टिकुलर टेम्परेचर दे दिया, भैया इतने केल्विन हमने उसमें टेम्परेचर दिया है, ठीक है। तो वहाँ पे जो इंटेंसिटी है रेडिएशन की, बड़े ही ध्यान सुनना, इंपॉर्टेंट लाइन है, किसी भी गिवन पॉइंट पे, किसी गिवन टेम्परेचर पे, हमने कहा 1000 केल्विन का हम टेम्परेचर दे रहे हैं, 2000 केल्विन का दे रहे हैं, ऐसा मैंने रैंडम मान रहा हूँ। तो जो आप टेम्परेचर दे रहे हो, तो उसकी जो इंटेंसिटी है रेडिएशन की, इमिटेड इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ द वेवलेंथ। मतलब क्या है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे वैसे वैसे उसकी वेवलेंथ इंक्रीज होगी, ठीक है। इमीडिएट मतलब जो उसमें से इंटेंसिटी निकलेगी रेडिएशन की, वो इंक्रीज होती जाएगी जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती जाएगी, ठीक है। यहाँ तक हमें क्लियर है, जो कि आपको ग्राफ में भी अभी मैं बताऊंगा करके सो। तो वो एक रीच होगा एक मैक्सिमम पॉइंट पे, ठीक है, एक मैक्सिमम पॉइंट तक वो चला जाएगा। मतलब आपने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रखा है, उस टेम्परेचर पे जितना आपने रखा और आप वेवलेंथ को चेंज कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक इंटेंसिटी वहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन ऐसे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर वो पॉइंट आएगा जहाँ पे आप कितनी ही वेवलेंथ बढ़ा लो, उससे ज़्यादा आपकी क्या होगी, वो जाएगी नहीं, बल्कि इंटेंसिटी कम और हो जाएगी, ठीक है। तो एक गिवन वेवलेंथ में आपका जो है वो स्टार्ट करने लगेगी, डिक्रीज करने लगेगी फर्दर इंक्रीज करने से वेवलेंथ को। तो ये मैं आपको इधर से शो करता हूँ। इसमें क्या हो रहा है देखो, मान के चलो हमने एक टेम्परेचर लिया है T2, पहले हम T1 को समझ लें, या चलो T1 को समझ लेते हैं। देखिए T1 में क्या है, हमने एक पर्टिकुलर T1 टेम्परेचर ले लिया। अब T1 टेम्परेचर हमारा कुछ भी हो सकता है, हमने मान चलो 1000 केल्विन ले लिया है, 2000 केल्विन लिया है, जो कुछ भी लिया है, ठीक है। तो अब और एक कंडीशन और दिमाग में रखना कि T1 जो है हमारा और T2 जो है, उनके बीच में क्या है कि T2 जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा ज़्यादा है T1 के मुकाबले। तो मान चलिए T1 टेम्परेचर है हमारा, उस पॉइंट पे हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे हमने क्या करा, वेवलेंथ बढ़ाई हमारी, ठीक है। जो जिस रेडिएशन को हम दे रहे थे उसकी रेडिएशन की हमने अलग अलग वेवलेंथ का लिया। मान चलो 1000 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ से हमने रेडिएशन दिया या लाइट दी, फिर हमने 2000 से दी। तो ऐसे क्या होगा, आपका धीरे धीरे जैसे आप वेवलेंथ बढ़ा रहे हो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो वहाँ पे जाके मैक्सिमम पॉइंट आएगा, यहाँ पे जाके उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी आपकी, एक आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल जाएगी। मान चलो कोई हमारा एक बल्ब लगा घर में, ठीक है, बल्ब ही क्यों ले, हम एक रॉड ही ले लेते हैं फिर से।
तो उस रॉड को हमने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे गर्म कर रहे हैं, ठीक है, मान चलो 1000 केल्विन पे हम गर्म कर रहे हैं। तो अब ये जब गर्म हो रही है तो अब इसका जो क्या होगा, एक जो हमको रिफ्लेक्ट हमको कर रही होगी, ये रेडिएट जो कर रही होगी, तो उसकी जो इंटेंसिटी है वो इस बात पर डिपेंड करेगी इसमें जो वेवलेंथ है वो कितनी आपकी बढ़ रही है, ठीक है। तो जैसे जैसे आपकी वेवलेंथ बढ़ेगी तो जैसे एक पॉइंट आएगा जहाँ पे वो मैक्सिमम इंटेंसिटी आपको शो होगी, लेकिन फर्दर आप कितनी फिर वेवलेंथ बढ़ा लो आपकी इंटेंसिटी शो नहीं होगी बल्कि और घटी जाएगी, देखिए है ना, इंटेंसिटी फिर कम और हो गई। तो ऐसे करके, तो मतलब इससे क्या समझ आ रहा है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आपका रहेगा। फिर ऐसी एक और केस देखो कि हमने क्या करा कि एक और वो लिया, क्या, दूसरा टेम्परेचर लिया, ठीक है। अब हम इस बार क्या कर रहे हैं, 1000 केल्विन लिया था तो हम इस बार मान चलो 2000 केल्विन ले लिया, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि जैसे ही आप वेवलेंथ बढ़ाओगे तो एक जल्दी से आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पॉइंट को जल्दी पा लेगा वो, मतलब कि उसकी जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी वो जल्दी मिल जाएगी उसको, है ना। वेवलेंथ को जैसे आप इंक्रीज करोगे फिर से वही पर्टिकुलर एक पॉइंट आएगा और जैसे आप फिर वेवलेंथ बढ़ाओगे तो इंटेंसिटी घट जाएगी, ठीक है। तो इसका ये मतलब है। क्लियर हुआ ये ग्राफ? फिर इसको और समझते हैं अभी बुक में क्या लिखा है। तो जिसमें ये वही बात लिखी कि टेम्परेचर जैसे इंक्रीज होगा आपका, ठीक है, क्या लिखा है कि एज द टेम्परेचर इंक्रीज मैक्सिमा ऑफ जो है कर्व का शिफ्ट हो जाएगा एक शॉर्टर वेवलेंथ पे। और सेवरल अटेम्प्ट्स जो थे हुए थे प्रिडिक्ट करने को, किसको, कि भाई साहब जो इंटेंसिटी है रेडिएशन की एज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ का, लेकिन वो सारे के सारे क्या हो पाए, उस अबव रिजल्ट जो हमने अभी प्लैंक का कांस्टेंट जो पढ़ रहे हैं ना उससे एकदम प्रूव नहीं हो पा रहा था, ठीक है। फिर जो रिजल्ट था आपका अबव एक्सपेरिमेंट का कुड नॉट एक्सप्लेन, हमको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था सेटिस्फैक्टरीली, क्या, कि जो वेव थ्योरी ऑफ लाइट को, ठीक है, बेस जो हमने वेव थ्योरी मान रहे थे ना लाइट का, तो उससे ये चीज़ हमको क्लियर नहीं हो पा रही थी। मतलब कि जब तक हम वेव मान रहे थे किसको, लाइट को, तब तक ये जो हमको ऊपर रिजल्ट आ रहे हैं ना वो हमारे सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं उनसे। तो आप खुद भी देखिए डाउट में जा रहे होंगे। क्यों डाउट में जा रहे हैं? क्योंकि रीज़न यही है, क्योंकि हम क्या मान रहे हैं, लाइट को एक वेव मान रहे हैं और उस वेव को सोच के हम ये सारी चीज़ें बोल रहे हैं। इसलिए क्या हो रहा है कि हम इस जो रिजल्ट हमारे आ रहे हैं उसमें हम क्या हो रहे हैं, कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि यार जब वेव है तो वो ये सारी चीज़ें कैसे इधर पे हो रही हैं। तो अब वो हम जब समझेंगे हमारे मैक्स प्लैंक के एक सेटिस्फैक्टरी रिलेशनशिप जो उन्होंने बनाई है उससे, तो हमें ये ऊपर का जो रिजल्ट है वो हमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब आइए जरा इसको रिजल्ट को क्लियर करते हैं हम, ठीक है। तो इन्होंने बेसिकली ये अजम्पशन माना क्या, कि एक जो एब्जॉर्प्शन होता है आपका, मतलब कि लाइट को एब्जॉर्ब करना जो होता है आपका, और इमिशन जो होता है, ठीक है, तो एक है एब्जॉर्ब करना और एक है इमिशन करना किसी भी रेडिएशन का, वो अराइजेस होता है फ्रॉम द ऑसिलेटर। ये ऑसिलेटर क्या है? ऑसिलेटर आपको मैंने पहले बताया कि मतलब कि टू एंड फ्रो होना, तो वही आपका है। टू एंड फ्रो किसका हो रहा है? आपका एटम का हो रहा है, जो कि किसकी बॉल है, उस ब्लैक बॉडी की। मतलब अभी आपने ब्लैक बॉडी देखी ना, ये वाली, ये हमने आर्टिफिशियल मान चलो बनाई है, तो उसकी बॉल पे क्या हो रहा है, इनका कहना है कि वो पार्टिकल है ना कि वेव है। और ये कहना चाह रहे हैं कि वो क्या हो रहा है, वहां से किस तरीके से जा रहा है और ऑसिलेशन करते हुए, और जाके इधर पे उसका ऑसिलेशन जो है वो तेज हो रहा है, ठीक है, ऑसिलेटर बन रहा है वो, और तेज होने के कारण से उसकी जो है अलग अलग डेंसिटी आपको शो हो रही है, ठीक है। यही बात यहाँ पे वो लिख भी रहे हैं, देखो कह रहे हैं कि जो एटम है या फिर उसकी वॉल पे ब्लैक बॉडी की, तो उसकी जो फ्रिक्वेंसी है ऑसिलेशन की वो चेंज हो रही है जैसे जैसे इंट्रैक्शन हो रहा है आपका क्या, विथ ऑसिलेटर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से, ठीक है। तो प्लैंक ने अज्यूम ये किया कि जो रेडिएशन होती हैं कुड भी सब डिवाइडेड हम कर सकते हैं ना डिस्क्रीट चंक ऑफ एनर्जी में। मतलब कि जो आप रेडिएशन कह रहे हैं तो वो रेडिएशन ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूस आता रहता है रेडिएशन इस तरीके से, बल्कि वो कहते हैं कि एक आपका चंक में आता है, कोई एक रेडिएशन आया, फिर एक दूसरा चंक आया, फिर तीसरा चंक आया, ऐसे करके चंक में आता है, ठीक है, डिस्क्रीट मैनर में आता है। तो उन्होंने सजेस्ट करा कि जो एटम और मॉलिक्यूल्स होते हैं, ध्यान देना इस बात को फिर से, तो जो एटम और मॉलिक्यूल्स होते हैं आपके, वो क्या कर सकते हैं, आपका इमिट कर सकते हैं और एब्जॉर्व कर सकते हैं एनर्जी को, किसमें, एक डिस्क्रीट क्वांटिटी में, ठीक है। मतलब कोई भी मान चलो आयरन की रॉड है तो वो कंटिन्यूस हीट या वो नहीं ले रही है, ठीक है, रेडिएशन, बल्कि वो कुछ चंक में ले रही है, इनका ये कहना था। और वही वो चंक फिर जा जाके फिर हमको अलग अलग जो है क्या करते हैं, कलर वगैरह शो करते हैं, ठीक है। फिर ही गेम उन्होंने इसका नाम भी दिया एक, ठीक है, नेम दिया इसका, उसका नाम था क्वांटम करके, और इनका इसका मतलब था कि स्मॉलेस्ट क्वांटिटी एनर्जी की जो कि आपकी इमिट हो सकती है, फिर एब्जॉर्ब हो सकती है एक फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में। तो इन्होंने फिर एक रिलेशन बनाई किसके बीच में, एनर्जी के बीच में। इन्होंने कहा एनर्जी यदि ई है तो एक क्वांटम जो रेडिएशन होगा वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा उसकी फ्रिक्वेंसी के, न्यू का जो है हमारा है एक्सप्रेस होगा इस तरीके से। मतलब इसका ये हुआ कि जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है आपकी वैसे वैसे एनर्जी
बढ़ेगी आपकी, ठीक है। अब ये फ्रिक्वेंसी किस चीज़ की बढ़ रही है, जो ऑसिलेशन हो रहा है ना आपका वहाँ पे, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का, उसी की बात ये कर रहे हैं। तो उसकी जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी उस तरीके से एनर्जी भी बढ़ेगी, ठीक है। आगे समझे। अब आगे देखो, अब यहाँ पे जो एच एच जो है वो एक इन्होंने अपनी तरीके से कांस्टेंट डाला हुआ है। कांस्टेंट यहाँ पे ये शो करता है कि आपका क्या होगा, ये हमेशा रहेगा ही रहेगा, मतलब कि जिस भी चीज़ से आप डील कर रहे हैं तो वहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट आपका होगा, जो कि किसी भी एक ऑसिलेशन में हमारी हेल्प करेगा, ठीक है। इसका ये मतलब है कि इससे क्या समझे आप, कि कहीं से 1 जूल ऑफ एनर्जी निकल रही है और एक वहाँ पे आपका हर्ज में आपका फ्रिक्वेंसी हो रही है, तो उस टाइम पे जो आपकी वैल्यू होगी वो प्लैंक कांस्टेंट की वो उतनी होगी, इतनी 6.62 6 × 10⁻⁻30 जूल पर सेकेंड। इसका ये मतलब है, ठीक है। अब आइए आगे, फिर इन्होंने क्या आगे बोला कि इस थ्योरी से इन्होंने ये कहा कि प्लैंक ने हमको ये बताया, एबल थे एक्सप्लेन करने में, जो डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने शायद एक चीज़ और यहाँ पे बोल दी कि 1 जूल है, यहाँ पे ये मतलब है कि जो आपकी एच की वैल्यू है, हाँ, तो उसको ऐसे आप निकालो कि ई, हाँ, ई ओवर न्यू, तो यहाँ से एच की वैल्यू मिल जाएगी। अब ई क्या है यहाँ पे, तो आप वो जो भी वहाँ पर रिजल्ट आएगा वो उसको आप मेज़र कर सकते हो, और जो भी आपकी फ्रिक्वेंसी उसको भी मेज़र कर सकते हो। तो फिर जब ये मेज़र कर पे आपका कंक्लूजन पे पहुँचे और वहाँ पे इन्होंने ये वैल्यू निकाल के हमको दे दी, ठीक है। इससे ये आया। अब आप ये कहेंगे कि सर ये नंबर कहाँ से आ गया, तो बहुत लंबी डेरिवेशन है, तो उसमें इतना जाने की नीड हमको नहीं है, ठीक है। तो इस थ्योरी से प्लैंक एबल थे एक्सप्लेन करने में क्या डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है एक इंटेंसिटी का इन अ रेडिएशन में फ्रॉम ब्लैक बॉडी, ऐसा फंक्शन है वो फ्रिक्वेंसी का और या फिर वेवलेंथ का एक डिफरेंट टेम्परेचर पे, ठीक है। तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। और आप कहेंगे सर वो वेवलेंथ का कैसे है, तो भैया अभी तो मैंने आपको बताया जो फ्रिक्वेंसी का और वेवलेंथ का क्या रिलेशन था, तो आपको पता है वो होता था C = न्यू लैम्डा। तो अब यहाँ से आपको न्यू की जगह पे सी ओवर का लैम्डा कर दो, तो यहाँ पे आपको इस वी को हटा के हम सी ओवर का लैम्डा कर सकते हैं, तो हमारा यहाँ से वेवलेंथ में जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या समझ आ रहा है, देखो तो एक चीज़ और हमको क्लियर हो रही है कि यदि हम ऐसा मान के चलेंगे तो जैसे जैसे देखो वेवलेंथ बढ़ रही है ना, क्योंकि वेवलेंथ क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, देखिए इसके मुकाबले तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे एनर्जी घटेगी, तो ठीक है, इसका ये मतलब है। तो वेवलेंथ के बढ़ने से क्या होता है, एनर्जी का घटाव होता है। तो इस फॉर्मूला के अनुसार से हमको ये निकल के आता है, ठीक है। आगे देखते हैं जरा। फिर अगला क्या है कि जो क्वांटाइजेशन हैज़ बीन कंपेयर टू द स्टैंडिंग ऑन अ स्टेयरकेस। अब ये देखो यार कोई बड़ी चीज़ नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ ये क्या चीज़ बोल रहे हैं। अब ये पहली बात तो शायद ये थोड़ा सा चीज़ें आपके सिलेबस से शायद रिमूव कर दी गई हैं, इसलिए आपको यहाँ पर डायरेक्टली इन्होंने ये दे दिया है, लेकिन मैं आपको बता दूँ ये क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं बेसिकली जो एनर्जी है वो चंक में है ना, वो क्वांटम में है या फिर क्वांटाइजेशन का आ रहा है। तो क्वांटाइजेशन कुछ और नहीं होता, बल्कि एक ऐसा होता है कि भैया 1 होगा, 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा। ऐसे नहीं होगा कि 1.2 3.4 ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। 1 2 3 4 ऐसा कुछ होगा वहाँ पे, तो इसको कहते हैं क्वांटाइजेशन, ठीक है। मान चलो इसको मैं एक एग्जांपल से और समझाता हूँ। मान चलो एक मार्कर है आपके पास में, ठीक है। तो मार्कर जो है वो पूरा आप मार्कर लेंगे, ऐसा था नहीं कि मार्कर की निब अकेली आप ले लेंगे कभी भी, ठीक है, किसी काम का ही नहीं है वो। तो इसको कहते हैं क्वांटाइजेशन, मतलब कि पूरी कोई चीज़ लेना है ना, एक पर्टिकुलर। तो आप स्टेयरकेस से भी समझ सकते हो इस एग्जाम्पल को। मान चलिए कोई पर्सन है, वो एक स्टेयरकेस पे खड़ा है। स्टेयरकेस पे कैसे खड़ा, मान चलो ये स्टेयरकेस है आपका इस तरीके से, तो कोई भी व्यक्ति या तो इस सीढ़ी पे खड़ा होगा या इस पे होगा या इस पे होगा, कोई ऐसा है नहीं है कि इधर बीच में खड़ा हो जाएगा ऐसे करके, ठीक है, तो वो तो रॉन्ग हो जाएगा। तो ये चीज़ है यहाँ पे, ठीक है, वही लिख रहा है यहाँ पे कि हम मिडल में खड़े नहीं हो सकते हैं। तो इसी तरीके से जो एनर्जी है आपकी, हमको एक एनी वन ऑफ द वैल्यू फ्रॉम द फॉलोइंग सेट से बट कैन नॉट टेक ऑन एनी वैल्यू बिटवीन देम, मतलब कि या तो हमारी एनर्जी वहाँ पे 0 होगी या एच न्यू होगी या 2h न्यू होगी, 3h न्यू होगी या फिर n नंबर ऑफ h न्यू होगी, ठीक है। ऐसा नहीं होगा वो इसके बीच का कोई नंबर जाए 1.5 1.2 ऐसा कुछ, ठीक है, इसका ये मतलब है। अब ये जो आगे आपका दिया है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए बनाया गया है, तो वो हम जब पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो उसमें समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैक्स प्लैंक करके हैं, तो उनको आप एक बार देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आया होगा जो भी मैंने बताया। अब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को लेंगे। थैंक यू वेरी मच।